नमस्कार, मैं हूं ललित। स्वागत है आपका ध्रुवाज एकेडमी में। जैसा कि हमने कल प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि इतिहास क्या है, इतिहास लेखन क्या है और इतिहास लेखन के स्रोत क्या हैं। उसी क्रम में मैंने ये भी कहा कि जब हम कल क्लास शुरू करेंगे तो उस क्लास में हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास यानी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार सिलेबस के बारे में जान लेंगे। यूपीएससी के आधार पर जो क्या सिलेबस है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस सिलेबस में हमें लगभग 10 टॉपिक पढ़ने हैं और उन 10 टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सबसे पहले है पाषाण काल। सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। फिर पढ़ेंगे हम ताम्रपाषाण काल। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक काल। आप इसे एक बार नोट करते रहिए, बाद में मैं समझाऊंगा कि इनको किस तरीके से और इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं अभी बताऊंगा। एक बार सिलेबस लिख लेते हैं। वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे बुद्ध काल या महाजनपद काल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्ध काल और महाजनपद काल के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य काल। और उसके बाद पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुप्त काल। और उसके बाद जो पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत। तो ये लगभग 10 टॉपिक हमारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। और उसमें एक है प्राचीन भारत का इतिहास में है कला और संस्कृति, इसमें सिलेबस में ऐड होती है। और कला और संस्कृति हमारे मेंस के सिलेबस में भी है। कला और संस्कृति मेंस के सिलेबस में भी है। ये टॉपिक्स मेंस के सिलेबस में नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में है। खासकर मेंस में हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास, लेकिन कला और संस्कृति का टॉपिक उसमें है। तो इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, संस्कृति क्या है। और इसमें हम चीजें पढ़ेंगे जैसे कि इसमें कला पढ़ेंगे। कला में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जैसे कि स्थापत्य कला है, चित्रकला है, समझ रहे हो आप। स्थापत्य कला है, चित्रकला है, मूर्तियां भी हैं उस काल में, तो मतलब मूर्तियों का भी ये भी कला में है, मूर्ति कला है। और मूर्ति कला के बाद जैसे संगीत है, नृत्य है ना, इसको जैसे कि मूर्ति कला और नृत्य है, संगीत है। कला में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। और संस्कृति में हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। किसके बारे में? साहित्य के, जिनके बारे में मैं कल बात कर रहा था। साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और साहित्य के साथ साथ धर्म पढ़ेंगे।
और अगर हम शिक्षा पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, ऐसी कुछ चीजें हम संस्कृति में पढ़ेंगे। तो जब हम यहां से शुरू करेंगे पाषाण काल से, तो हम इसको 3 आधारों पर पढ़ेंगे। पाषाण काल को 3 आधार पर पढ़ेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कौन सा कहां है, पाषाण सभ्यता पूरी उपकरणों के आधार पर निर्धारित की गई है, जो हमें वहां से उनके हथियार उपकरणों के जो साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल में पत्थर के, उनके आधार पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो काल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इनकी जीवन शैली। पाषाण काल को हम इन 3 चीजों में करके पढ़ेंगे। पूरे पाषाण काल में सिर्फ इन चीजों का महत्व है कि उनका भौगोलिक विस्तार कहां कहां तक था, किस तरह के वो उपकरण यूज कर रहे हैं, जिन उपकरणों के यूज के आधार पर ही पाषाण काल में काल विभाजन हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद उनका रहन सहन कैसा था, ये 3 पढ़ेंगे। उसके बाद ताम्र पाषाण काल को हम हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ने का वजह है कि ताम्र पाषाण काल से पहले कुछ हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका है, तो इसलिए पहले हड़प्पा सभ्यता को देखते हुए हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता पर चलेंगे। तो ये तो हम छोटा सा ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर हम अब आगे बढ़ेंगे। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल या बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकालीन भारत। हम संस्कृति में पढ़ेंगे कला में पढ़ेंगे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य एवं संगीत, साहित्य पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, शिक्षा, विज्ञान, ये जो चीजें भी हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यूपीएससी सिलेबस के आधार पर हम पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा पहला टॉपिक होगा पाषाण काल। तो देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पाषाण काल को 3 भागों में, जैसा कि मैंने बताया, यह सभ्यता पाषाण कालीन या प्रागैतिहासिक सभ्यता वह सभ्यता है जब हमारे पास लिपि लेखन नहीं है। उस काल में हमारे पास उस काल के भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं और मानव की उत्पत्ति से उसके प्रारंभिक विकास का चरण है। तो इसको लगभग हम पूरा पाषाण काल को हम लगभग प्रारंभ से और 2-3 हजार जैसे नवपाषाण में आते आते कुछ कुछ जगह पे 1500 ईसा पूर्व के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। लगभग तब तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल,
और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर इनके काल निर्धारण की बात करें तो अलग अलग किताबों में इनका काल निर्धारण अलग अलग मिल सकता है। अलग अलग किताबों में इनका काल निर्धारण अलग अलग मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहते हैं ना, एक बाउंड्री निर्धारित कर लेते हैं लगभग के लिए, इसके काल निर्धारण को लेकर क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से किताबों में दिया हुआ है उसके आधार पर हम थोड़ा सा काल निर्धारण के तौर पर ले लेते हैं। तो इसका जो है पुरापाषाण काल को हम मानते हैं कि आरंभ से 10,000 BC। BC का समझ तो आप समझते होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व भी बोलते हैं इसको। और ये आरंभ का मतलब मैंने कल भी बताया था कि भारत में जो सर्वमान्य है, कि भारत में मानव की विकास जो है, मानव की उत्पत्ति लगभग आज से 5-6 लाख वर्ष पहले हुई होगी, ऐसा माना जाता है। मध्यपाषाण काल की बात करें तो इसका जो काल है वो 10,000 BC से लगभग 6,000 BC माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। जैसा कि मैंने बताया कि नवपाषाण काल के साक्ष्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग काल के मिल जाते हैं। कहीं कहीं 1500 ईसा पूर्व का भी मिल सकता है, कहीं कहीं 3,000 का मिल रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो हम एक सर्वसम्मति से थोड़ा सा ले लेते हैं तो 6,000 से 2,000 BC तक ले लेते हैं इसके काल को। इसके काल निर्धारण पर बहुत ज्यादा जाना नहीं है, मैंने लिख दिया है। अब पुरापाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो पुरापाषाण काल को भी अगर देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भाग निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये जो काल का विभाजन है ये जलवायु परिवर्तन के आधार पर और उपकरणों के आधार पर हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव के जीवन पर भी पड़ रहा है और मानव के जीवन पर उस प्रभाव से मानव का जीवन भी बदल रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे मानव अपने उपकरणों में खोज करता जा रहा है या उसका उपकरणों का विकास करता जा रहा है, उसके आधार पर भी मानव का जीवन प्रभावित हो रहा है और जिसके आधार पर हमने कालों का विभाजन भी किया हुआ है। तो ये जो निम्न पुरापाषाण काल या मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, अगर इस काल के अगर हम बारे में समय के बारे में बात करें तो लगभग माना जाता है कि प्रारंभ से या आरंभ से लगभग 1.5 लाख BC तक, ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। अगर हम मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बात करें तो इसको 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और अब उच्च पुरापाषाण काल के समय निर्धारण की बात करें तो इसको 35,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको बता दूं कि सिलेबस में इसमें जो बदलाव है निम्न पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल में,
इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसको थोड़े थोड़े परिवर्तनों के हिसाब से इनको थोड़ा सा विभाजित किया हुआ है। उसको जब मैं पुरापाषाण काल में पढ़ाऊंगा तो वहां उसके साथ साथ उसको देखते रहेंगे, लेकिन इसके बारे में एक बार हल्का सा ज्ञान होना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं पहला टॉपिक, पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल में जैसा कि मैंने कहा कि हमको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक उसका भौगोलिक विस्तार, प्रारंभ से डेढ़ लाख BC तक, सॉरी 10,000 BC तक, ये जो इसका काल है। तो पुरापाषाण काल में जैसा मैंने कहा कि जब हम इन चीज़ों का पाषाण काल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार, दूसरा उपकरण, और तीसरा रहन सहन या इसे जीवन शैली। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जब मानव का विकास हो रहा है, मानव की उत्पत्ति हो रही है, तो उस समय पे उसके लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। 2 चीजें कौन कौन सी आवश्यक है? एक तो पानी बहुत आवश्यक है, और दूसरा हथियारों के लिए या उपकरण बनाने के लिए पत्थर। तो मानव के पास गड्ढा खोद के पानी निकालने की क्षमता अभी नहीं है, और अगर गड्ढा खोद के पानी निकालने की क्षमता मानव के पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में मानव कहाँ होगा? पानी के स्रोतों के पास। और पानी के स्रोत कहाँ मिलेंगे? नदियों के किनारे, नदी घाटियों के किनारे। तो जब आप देखेंगे कि पुरापाषाण काल का जो मानव है, जो पुरापाषाण काल का मानव है, वो नदी घाटियों के आसपास, और नदी घाटियों में भी क्योंकि पत्थर उत्तर में होते हैं, तो उनका विकास भी कहाँ होगा? नदी घाटियों के उत्तर में। ठीक है, तो इनका भौगोलिक विस्तार, अगर ये कहें कि नदी घाटियों के पास है, तो सही होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है कि सही होगा। तो इनका जो भौगोलिक विस्तार है ज्यादातर कहाँ होगा? घाटियों के पास। तो कौन, जैसे कि सोन नदी घाटी कहाँ मिलेगा? मैसेज करो, कमेंट करके बताओ। सोन नदी घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये नोट भी करना है, नोट करते चलो। दूसरा बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नर्मदा नदी घाटी, मध्य प्रदेश। मानव का कहने का मतलब है कि जहां जहां मानव का विकास हो रहा है, कहां कहां हो रहा है? नदी घाटियों के आसपास। अपनी आवश्यकता अनुसार नदी घाटियों के उत्तर भाग में पत्थरों की आवश्यकता है उपकरण बनाने के लिए, और पानी की आवश्यकता है जीने के लिए, शिकार के लिए उसकी। मध्य प्रदेश में एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है एक साइड, जिसको बोलते हैं भीमबेटका। यहां से लगभग 500 से अधिक चित्रित गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं।
मध्य प्रदेश में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह भीमबेटका, आपने सुना भी होगा। वहां से लगभग 500 से अधिक चित्रित गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। बेलन नदी घाटी, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये लिख सकते हैं आप प्रयागराज, इलाहाबाद भी लिख सकते हैं, साक्ष्य मिले। और भी है, जैसे राजस्थान में चित्तौड़, चित्तौड़ लिख सकते हैं। और सिर्फ चित्तौड़ ही नहीं, वो आसपास का पूरा जो मरु इलाका है, मरुस्थल का जो इलाका है, वो पूरा है। महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में है इनाम गांव, नेवासा जगह है, ऐसे हैं। तो ये नोट कर लीजिए एक बार और आगे लिखिए। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बड़ी फेमस साइट है, नागा अर्जुन कोंडा। बस नाम याद रखना, नाम याद रखना जरूरी है, इंपोर्टेंट साइट है। एक कश्मीर में है, एक कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है पहलगांव। ये लिख लिए तो लिखो, एवं गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मद्रास इत्यादि। और नोट करके लिख लीजिए कि उपर्युक्त क्षेत्रों में, इसको नोट करके लिखिए, नोट डाल के, कि उपर्युक्त क्षेत्रों में नदी घाटियों में प्रारंभिक मानव का विकास है, मिलता है। उपयुक्त क्षेत्रों में नदी घाटियों में प्रारंभिक मानवों का विकास मिलता है, क्योंकि उस समय मानव के अस्तित्व के लिए जल एवं पत्थर दोनों की विशेष अहमियत थी। जल एवं पत्थर दोनों की विशेष अहमियत थी। नोट कर लिए? ठीक है। एक ये है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। जब हम आगे पढ़ेंगे और भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ये नोट कर लिया? ठीक है। जी हाँ, ठीक। अब बात करते हैं हमें इनके उपकरणों के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने इसको 3 भागों में बांटा था, निम्न पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, दोनों में विभेद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं कर देना है। तो मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। उपकरणों को, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का जीवन बढ़ता गया है, धीरे धीरे उपकरणों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता गया है। जैसे कि हम निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव कोर पत्थर का प्रयोग कर रहा है। कैसे? पत्थर का कोर। और कोर पत्थर का मतलब समझ रहे हैं आप? अपनी मूल पत्थर जो अपनी मूल अवस्था में है। और इसमें एक पत्थर है जैसे क्वार्टरजाइट करके एक पत्थर है,
इस पत्थर का ये प्रयोग कर रहा है, मूल पत्थर का प्रयोग कर रहा है। जैसे भी हैं टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़, उनका प्रयोग कर रहा है। और इस समय में कुछ हमें उपकरण मिले हैं, जैसे कि हैंडेक्स, इसको हस्त कुठार बोलते हैं हिंदी में, हस्त कुठार, बट हैंडेक्स भी आप याद रखें, क्योंकि हिंदी में उच्चारण कई हो जाते हैं, इसलिए फिर ऑप्शन में बड़ी समस्या आती है। तो कुछ चीजों के नाम अगर इंग्लिश में पता हो तो अच्छा है, जैसे हैंडेक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में, हैंड एक्स, ठीक है, एक हैंड एक्स है। एक पेबुल है, एक पेबुल करके उपकरण है, चॉपर चॉपिंग है, क्लेवर है। ये उपकरण निम्न पुरापाषाण काल में के लोग यूज कर रहे थे। चॉपर चॉपिंग तो समझते होंगे, चॉप करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो लोग खाना बनाते हैं उनको अच्छे से पता होगा। चॉपर चॉपिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है किचन में, चॉपिंग करना। तो चॉपर है, चॉपिंग है, क्लेवर करके है, एक पेबुल है। इसके बारे में बता देता हूं कि वो उपकरण जो पानी के किनारे होता है और पानी से कट कट के, पानी की लहरों से कट कट के जो हथियार उपकरण का रूप ले लेता है अपने आप, पेबुल कहलाता था वो, ठीक है, पेबुल। ये हो गया निम्न पुरापाषाण काल में। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। इस काल में फ्लैग हथियारों का यूज करने लग गया है। इसको छाल भी बोलते हैं वैसे तो, ऊपर से जो छाल उतार लेते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। छाल समझ रहे हैं आप, छाल, छाल या पपड़ी, पपड़ी बोल सकते हैं। ऐसे ना पत्थर भी क्या होता है, लेयर में होते हैं कुछ पत्थर ऐसे, तो उसकी एक हमने पपड़ी उतार ली तो पतला हो गया उसका साइज, तो उस पत्थर का भी उपयोग करने लग गया। तो इस काल में जो मानव है वो फ्लैग का उपयोग करने लग गया। और दूसरा यह है कि जो पुराने काल के जो उपकरण हैं, इनका उपयोग बंद नहीं हुआ है अभी, इनका उपयोग बंद नहीं हुआ है, इनका उपयोग तो कर ही रहा है इस काल में, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फ्लैग पत्थर है, फ्लैग का यूज करने लग गया है, इसको पपड़ी बोलते हैं, इसका भी यूज करने लग गया है, ठीक है। इनका तो यूज कर ही रहा है। अगर हम बात करें पत्थर की, तो आपने देखा था कि यहां पे क्वार्टाइज पत्थर का उपयोग कर रहे हैं। तो जब पूरा मध्यपुरा पाषाण काल में आता है तो इसके साथ साथ और पत्थरों का भी यूज करना शुरू कर देता है, जैसे जैस्पर है, एक चार्ट पत्थर है, इनका आरंभ भी शुरू कर देता है। अगर उपकरण के यूज में अगर हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करें, मैं ये रफ कर दूं, उच्च पुरापाषाण काल में अगर हम बात करें तो ये मानव क्या कर रहा है कि ये फ्लैग का यूज तो कर ही रहा है, और फ्लैग के साथ साथ ये हड्डियों के हथियार भी बनाना शुरू कर दिया, हड्डियों के उपकरण भी बनाना शुरू कर दिया है। हड्डियों के हथियार या उपकरण, ठीक है। जब जैसे जैसे उच्च पुरापाषाण काल में पहुंचा है तो इसने पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसमें ये जैसे कि ब्लेड है, खुरचनी,
इनका उपयोग करता है। और एक स्क्रैपर का यूज करना शुरू करा है इसने उच्च पुरापाषाण काल में आने। स्क्रैपर का मतलब समझे, छीलने, जो छीलने वाला होता है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल में इसने उपकरणों का प्रयोग तीनों कालों में थोड़ा परिवर्तन इसके में आया। जैसे पहले में एक क्वार्टाइज पत्थर का प्रयोग कर रहा है जिसको हम मूल पत्थर के रूप में, यानी कि जैसा पत्थर आप मिल गया उस तरह उसको हथियार के रूप में इसने उपयोग कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो मध्य पुरापाषाण काल में जाता है तो वो फ्लैक यानी पपड़ी का उपयोग करना शुरू कर देता है। और पपड़ी के साथ साथ जो पहले क्वार्टाइज पत्थर का यूज कर रहा था उसकी जगह पर अब ये जैस्पर पत्थर का यूज करना शुरू कर देता है। साथ में एक पत्थर और है जिसे चार्ट कहते हैं, चार्ट पत्थर। तो ऐसे और कई पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर देता है। जब जैसे ये उच्च पुरापाषाण काल में जाता है तो ये पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियारों का भी या हड्डियों के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये रहे इसके उपकरण। और उपकरणों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हैंड एक्स है। और जो निम्न पुरापाषाण काल में जो उपकरण यूज कर रहा है वो उपकरण यूज करना बंद नहीं हुआ है, वो उपकरण यूज कर रहा है साथ के साथ, लेकिन जो नए कुछ उपकरण जो इजाद कर रहा है उनका भी प्रयोग कर रहा है। उपकरणों का ये हो गया। बात आती है अब इनकी रहन सहन की कि अब इनका जीवन यापन कैसा होगा। बात करते हैं रहन सहन की। अर्थात जीवन शैली। ऐसा माना जाता है कि जो मानव है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिमयुग में हुई है। कौन सी युग में हुई है? हिमयुग में हुई है। और हिमयुग एक बहुत ठंडा काल है। ऐसे काल में माना जाता है कि बड़े बड़े बालों वाले जानवर, बड़े बड़े खुरों वाले जानवर, यानी कि बड़े बड़े जानवर, उनका ये शिकार करता रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे जानवरों का विकास उस समय पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी जीवन शैली पे क्या है, जैसे कि आप आरंभिक मानव देखोगे तो उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े बाल हैं, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ठंड का काल है। तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार, जैसे लिखा है उसमें कि बड़े खुर वाले, बड़े बालों वाले, इस तरह के जानवरों का शिकार करना शुरू करता है। एक है कि इस काल में मानव को आग का या अग्नि का ज्ञान नहीं है। जब अग्नि का ज्ञान नहीं है तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब अग्नि नहीं है तो मांस, ये जो भोजन है वो कच्चा खा रहा होगा। अग्नि नहीं है तो भोजन कच्चा खा रहा होगा। लेकिन वो हिमयुग में है, अगर हिमयुग में है तो मौसम बहुत ठंडा है, तो इनका जो भोजन है, जो शिकार है, वो एक लंबे समय तक सुरक्षित रह रहा होगा, है ना, लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रहा होगा। इस काल में कृषि एवं पशुपालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपालन के साक्ष्य नहीं है। तो अर्थात मानव कृषि खेती नहीं करता है, कृषि पशुपालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि मानव संग्राहक है, उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। इस काल का जो मानव है वो क्या है? उपभोक्ता है, ना कि उत्पादक। ये तीन चार चीजें निकल के आती हैं। अगर इनके हम निवास की बात करें
तो क्या है? प्राकृतिक निवास है। इस काल में प्राकृतिक निवासों में जैसे गुफा हैं, पेड़ों के नीचे वो अपना जीवन यापन कर रहा है। इस काल में कृत्रिम निवासों का साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में जब हम जाते हैं, लास्ट में पहुंचते पहुंचते, तो उच्च पुरापाषाण काल में कुछ अपवाद स्वरूप एक आध साक्ष्य मिलता है उसका कृत्रिम निवास का। अन्यथा इसमें कोई भी साक्ष्य कृत्रिम निवास के नहीं है। सारे साक्ष्य जो हमारे पास प्राकृतिक निवास हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफा मैंने आपको बताया, ये भी एक पाषाण कालीन सभ्यता का या पाषाण कालीन काल का जो है निवास स्थान रहा है। इस काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। का कहना मुश्किल है। इस काल में मानव जीवन का सामाजिक और धार्मिक विकास कैसा था, इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस तरह के कोई साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि निम्न पुरापाषाण काल में, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल में जो उसने अपने हथियारों में विकास किया, उपकरणों में विकास किया है, उसके बाद वो जब उच्च पुरापाषाण काल में आते हैं, उस काल में उसने हड्डियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो उसकी जो ये विकास का जो क्रम है, इसका जो विकास का जो क्रम है, वो उनके अच्छे जीवन जीने की या अच्छी जीवन शैली की इच्छा शक्ति को प्रकट तो अवश्य करता है कि उस काल का मानव भी चाह रहा है कि विकास हो। इस काल में मानव जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मानव जीवन के साक्ष्य इस काल में नहीं है। हम इनके उपकरणों के आधार पर ही इनके बारे में पता लगाते हैं और अनुमान करते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप एक जगह है हथनोरा, जहां पर इस तरह के इनके मानव जीवन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव जीवन की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इसका जो अपवाद है एक हथनोरा, नोट कर लेना, हथनोरा, ये नर्मदा नदी घाटी पर है। नर्मदा नदी घाटी बोले तो मध्य प्रदेश। यहां पर एक मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिला है? मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। बाकी कहीं भी मानव जीवाश्म इस काल में नहीं मिलता है। तो नोट कर लीजिए एक बार, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, कि पहला पॉइंट डालिए, जीवन यापन हेडिंग डाल के डालिए कि पुरापाषाण काल का संबंध, पुरापाषाण काल का संबंध हिमयुग से माना जाता है और वातावरण का स्वाभाविकतः प्रभाव मानव के जीवन यापन एवं तौर तरीकों पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इस दौर में मानव अपेक्षाकृत बड़े खुर एवं बड़े बालों वाले पशुओं का शिकार करते होंगे एवं प्राकृतिक वन उत्पाद, ब्रैकेट में डाल लो ना, फल फ्रूट्स, उनकी जीवन यापन का आधार रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इस काल में पशुपालन
इस काल में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस काल में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अर्थात इस काल का मानव प्राकृतिक उत्पादों का उपभोक्ता रहा होगा। इस काल का मानव प्राकृतिक उत्पादों का उपभोक्ता रहा होगा। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस काल का मानव उपभोक्ता है, ना कि उत्पादक। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यही कारण है कि इस काल के मानव को खाद्य संग्राहक एवं शिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस काल में अग्नि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इससे यह स्वाभाविक ही ज्ञात हो जाता है कि इस काल का मानव भोजन पकाकर नहीं खाता होगा। लेकिन हिमयुग के कारण इनका भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस काल के मानव का निवास प्राकृतिक गुफाओं में रहा होगा। हालांकि उच्च पुरापाषाण काल में कुछ कृत्रिम आवास की भी जानकारी मिलती है। इसी काल में भीमबेटका एवं कुछ अन्य स्थलों से चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस दौर के पारिवारिक सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में दावे से कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इनके उपकरणों में परिवर्तन इनकी बौद्धिक क्षमता एवं बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करता है। नोट डाल के लिखिए, इस दौर में मानव जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका अपवाद है हथनौरा। यहां से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। बर्तन के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी यानी 1850-60 के दशक से पहले हमें पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यताओं, जहाँ से हमारे पास स्रोत मिले हैं, वैदिक सभ्यताओं के बाद से हम अपने जीवन काल के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन एक अंग्रेजी इतिहासकार कह लो, रॉबर्ट ब्रसफुट नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने 1860 के आसपास पाषाणकालीन सभ्यता की शोध की शुरुआत करी। और इस शोध की या ये खुदाई की शुरुआत मद्रास में एक पल्लवरम नामक करके एक जगह है, वहां से हुई। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए एक जगह कि रॉबर्ट ब्रसफुट नामक विद्वान ने पाषाण युगीन अनुसंधान की भारत में शुरुआत की। अब ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिएगा 1860 के दशक में मद्रास के पल्लवरम क्षेत्र से। अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।